नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं। मन में आपके निरंतर उठ रहे वो प्रश्न जो जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं, यहां मैं उन जिज्ञासाओं की शांति करता हूं। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे पूछना चाहता हूं, एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे ज्योतिष परिचर्चा, जहां आप अपने ज्योतिषीय सूत्रों को मुझे बताया करते थे या मुझसे साझा करते थे, या यूं कहें कि ज्योतिषीय सूत्र आप बताते थे और सभी उसे सुनते थे। ये कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से बंद है, तो क्या आपके पास सूत्र तैयार हैं? अगर हां तो फिर कल इस कार्यक्रम को किया जाए, नहीं तो विराम रखा जाए। जब तैयार हो जाएगा तब हम इस पर बात करेंगे। तो जैसी आपकी मर्जी हो, अवश्य अवगत कराइएगा। अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हसमुख पटेल जी का। इन्होंने पूछा है, धनु लग्न में, गुरु लग्न में, राहु लग्न में, शनि छठवें में वृद्ध हैं और शुक्र मृत अवस्था में नीच के, मंगल कर्म भाव में हैं, होम लोन लेकर सफल हो सकते हैं? धनु लग्न की इनकी कुंडली और इनका कहना है कि गुरु लग्न में ही है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि ऋण किसको चुकता करना है? तो आपको। तो लग्न में ही गुरु हंस योग बना। राहु लग्न में होने से निसंदेह चांडाल भी बना, लेकिन लग्नगत गुरु के साथ राहु बैठकर गुरुवत ही फल देंगे, सो कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव षष्ठम में वृद्ध हैं, तो शनिदेव छठवें में बैठे हैं, यहां ये योग कारक बन जाते हैं। और षष्ठम के स्वामी जरूर नीच राशि में होने से थोड़ी दिक्कत आएगी, परंतु ऋण कारक मंगल दशम में दिग्बली और उच्च के समान फल देना। याद रखिएगा, उस सूत्र मैंने बताया था कि दशम भाव में मकर राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, उच्च के समान फल दे रहे मंगल ऋण से आपको मुक्ति दिला देंगे। सो होम लोन हो या किसी और भी प्रकार का लोन आप बड़े प्रेम से ले सकते हैं। हां, द्वितीय भाव का मालिक जाकर के षष्ठम में बैठा है, तो निसंदेह ऋण में एक बार व्यक्ति फंसे तो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन कब? जब ऋण लेकर के वो शराब पिए, ऋण लेकर के वो बुरा कार्य करे। आप होम लोन ले रहे हैं, यानी जितना पैसा बैंक से लेंगे उससे कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके पास होगी, सो आप बड़े प्रेम से ले सकते हैं। अंकित भारद्वाज जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में देवगुरु धनु राशि में है और चंद्रमा कर्क राशि में है, शकट नामक दुर्योग बन रहा है, क्या प्रभाव होगा? देखिए, शकट योग पहले है क्या ये जानिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका भी मौका मिला तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज भी बता देता हूं। यहां गुरु के साथ चंद्रमा का संबंध, जन्म कुंडली में देव गुरु का संबंध चंद्रमा से अगर सही बैठ रहा है, चाहे वो केंद्र का, त्रिकोण का, किसी भी प्रकार से सही संबंध बैठ रहा है, तो वैसे भी एक प्रकार से राजयोग बन जाता है। केंद्र हुआ तो गजकेसरी योग हुआ, ये आप जानते हैं, और त्रिकोण हुआ नवम पंचम का संबंध, ये भी राजयोग है, जानते हैं आप। लेकिन छठवें आठवें के संबंध में ये दुर्योग बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही कि गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ या तो केंद्र अथवा त्रिकोण का, त्रित्रिकोण का होना चाहिए। इसके बाकी की अवस्थाओं में जातक को मानसिक अशांति, परेशानी, नाना प्रकार के भ्रम, अरे गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन, ज्ञान और मन का समन्वय बना रहेगा तो जातक सीधी सी बात है जीवन काल में सफल रहेगा। लेकिन ज्ञान उसका कुछ और कहता है और मन उसका कुछ और कहता है, तो जब खुद ही में तालमेल नहीं बिठा पाएगा तो असफलता और परेशानी तो होगी ही। तो कहीं ना कहीं सकट योग में जीवन काल में परेशानियां बनी रहती हैं, निर्णय लगातार जातक के गलत होते रहते हैं। महक भंडारी जिन्हें पूछा है, मिथुन लग्न में शनि लाभ भाव में नीच राशि में वक्री हैं, क्या यह उच्च के समान फल देंगे? क्या नीलम पहन सकते हैं? अभी शुक्र की महादशा चल रही है। जी हां, देखिए, निसंदेह मिथुन लग्न में शनिदेव भाग्यपति होते हैं, अष्टमपति होते हैं, जाकर के लाभ भाव में नीच राशि में मंगल की राशि में बैठे हैं। आप पहन तो सकते हैं, वक्री हैं तो निसंदेह बढ़िया हुआ, परंतु नीलम पहनने से पहले आपको दो तथ्यों का ध्यान रख लेना होगा। पहला तथ्य, मंगल की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा, मंगल किस अवस्था में है, क्योंकि कोई नीच का ग्रह कितना बुरा प्रभाव कर सकता है
इस बात को तय करने के लिए जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उसकी राशिपति को अवश्य देख लेना चाहिए। एक दूसरा, अगर नीच के ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा अब बात शनिदेव की चल रही है, चंद्रमा को ये किसी प्रकार से आपकी कुंडली में न देख रहे हो, तब तो आप बड़े प्रेम से बेशक नीलम पहन लीजिए। चूंकि छठवें से छठवां भी होता है, फलस्वरूप हो सकता है नीलम पहनने से कहीं परेशानियां, हड्डियों में दर्द वगैरह तकलीफ भी हो सकती है। सो मैं किसी तरह से नहीं कहूंगा कि कोई रिस्क लिया जाए। तो आप दो बातों का ख्याल रखिए, पहले तो मंगल की स्थिति को देखिए, दूसरा चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब आप नीलम पहन सकते हैं। वैसे मिथुन लग्न में सर्वाधिक योग कारक शुक्र होते हैं और एकमात्र शुक्र का रत्न पहन करके भी पूरे लाइफ लाभ उठाया जा सकता है। गौरव पराशरी जी ने पूछा है, यदि दो ग्रह एक ही भाव में किंतु चलित कुंडली में एक ग्रह अगले या पिछले भाव का फल दे रहा हो, तो क्या फलित अगले भाव का होगा या एवं उस ग्रह की दृष्टि एवं युति किस भाव से देखेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं चाहता हूं ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित कुछ प्रश्न पूछें। जो कई लोगों को इससे संबंधित प्रश्न उत्पन्न, कई बार जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आप लोग बहुत सारे प्रश्न भेजते हैं। उस समय तात्कालिक आपके प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होते हैं, लेकिन तात्कालिक उन प्रश्नों का जवाब देना यह खेल नहीं होता। जहां 2000 2500 कमेंट हैं और हर में कहीं ना कहीं कोई प्रश्न है, कोई 2 साल पुराना वीडियो है उस पर किसी ने कमेंट लिख दिया, आप तो कई बार ध्यान में भी नहीं होता ये विषय क्या है, क्योंकि मैं हर दिन अपने विषय में नया खोज में लगा हुआ हूं तो मुझे नहीं ध्यान होता। अब आपके लिए वो आसान है कि आप पूछ के तो बैठ गए क्योंकि आपने अभी अभी देखा, मेरे लिए तो आसान नहीं है। अगर इस तरह के भी प्रश्न इस ज्योतिष जिज्ञासा में आते तो कई लोगों का उससे और भला होता। अब इसी प्रश्न को लीजिए, जब दो ग्रह एक ही भाव में किंतु चलित कुंडली में एक ग्रह अगले या पिछला आपके मन मतलब समस्या मन में कोई बात नहीं, कहीं का भी फल दे रहा हो, फल कहां का फल जाने और उसकी दृष्टि। सबसे पहले यह जानिए कि चलित चक्र में जो आप ग्रहों की स्थिति को देखते हैं उसको सबसे पहले भूल जाइए एक, और जन्मांक चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट करिए। अब जन्मांक चक्र में ग्रह की स्थिति को देखिए, आप देखेंगे कि बहुत रेयर केस ऐसा होता है जहां ग्रह 10-12 अंश पर हो और वो भी संधि चलित चक्र में राशि परिवर्तित दिखा रहा हो उसका। ज्यादातर मामलों में ऐसे ही ग्रह होते हैं 29 अंश पर, 1 अंश पर, ऐसे ही ग्रहों का चलित चक्र में बदलाव दिखाई पड़ता है। अब समझिए, ये दोनों ही अवस्थाओं के ग्रह कमजोर हैं। नोट करिए, ये दोनों ही अवस्थाओं के ग्रह कमजोर हैं। 0 डिग्री से ऊपर का 1 अंश पर है या 29 अंश पर है, दोनों अवस्था में कमजोर है वो ग्रह। अब चलित चक्र कहना यह चाहता है कि जब हमने ग्रह की स्थिति का सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन किया तो हमने पाया कि ये अभी फल पिछले घर का अथवा अगले घर का, जैसा आपने कहा है वो तो परिस्थिति देख करके तय पता चलेगा कि कहां का फल दे रहा है, ये दे रहा है। तो ये सूक्ष्माति सूक्ष्म, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ग्रह अगले घर में चला नहीं गया है। सो दृष्टि की बात तो वैसे ही वो ग्रह कमजोर है, पर फिर भी अगर दृष्टि की बात आएगी तो जन्मांक चक्र से ही दृष्टि का उसका फल देखेंगे और कहीं से नहीं। याद रखिए, चलित चक्र से दृष्टि का प्रभाव नहीं देखना है। दृष्टि का प्रभाव केवल और केवल जन्मांक चक्र से देखना है। चलित से आपको दृष्टि प्रभाव इत्यादि नहीं, केवल फल। वो कहना चाहता है कि वो पीछे वाले घर का फल दे रहा है, न कि वर्तमान घर का। हालांकि वो फल देने में बहुत असमर्थ ही होता है, कमजोर ही होता है वो ग्रह। आशीष विश्वकर्मा जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न के तीसरे भाव में केमद्रुम योग, मृत्यु भाव में सूर्य बुध बृहस्पति की युति और 12वें भाव में और प्रश्न क्या है, हाँ 12वें भाव में शनि राहु की युति, शुक्र पर दृष्टि हो, शनि राहु की युति और शुक्र पर दृष्टि हो तो क्या जीवन में सिर्फ कष्ट ही होगा? वृश्चिक लग्न के तीसरे भाव में केमद्रुम योग, वृश्चिक लग्न में सर्वाधिक योग कारक चंद्रमा पीड़ित हुए केमद्रुम से। आपका कहना है अष्टम भाव में सूर्य बुध और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहां पंचम के स्वामी बलि हुए, बलवान ग्रह, वो जाकर के बैठ गए कुंडली के अष्टम भाव में। हालांकि धन भाव पर उनकी दृष्टि है परंतु अष्टम में बैठे ये कमजोर। और मृत्यु भाव में सूर्य बुध बृहस्पति की युति और 12वें भाव में शनि राहु की युति, और शनि राहु जाकर के 12वें भाव में यहां श्रापित योग की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। निसंदेह मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीवन कष्ट में ही बीतेगा, लेकिन हां यहां परिस्थितियां जिस तरह की आपने बताई हैं इसको देख करके इतना तो तय कहा जा सकता है कि परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। आपने इस कुंडली में मंगल का जिक्र नहीं किया, मंगल कहां बैठे हैं? मंगल को बलवान बनाना जरूरी है, क्योंकि आपके
कुंडली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर आप दर्शा रहे हैं और गुरु की भी कमजोर स्थिति दर्शा रहे हैं। अब एक मंगल की स्थिति जाननी होगी, वो किस अवस्था में है। हां, कोई चिंता ना हो, इतने सारे ग्रहों के बावजूद अगर आपके लग्नेश बली हो तो भी काम चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जीवन कष्ट में जाएगा, लग्नेश को मजबूत करके हम लाभ ले लेंगे। लेकिन अगर लग्नेश भी कमजोर हैं तो थोड़ी परेशानी तो जीवन में रहेगी। आदर्श पांडे जी ने पूछा है, तुला लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति और लग्न में गुरु, दशम में चंद्रमा और शनि पंचम में है, क्या प्रव्रज्या योग फलित होगा या जातक सामान्य जीवन व्यतीत करेगा? दशा बुध की है। तुला लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, यह आपने कहा कि 4 ग्रह बैठे हैं। लग्न में गुरु, दशम में चंद्रमा और शनि पंचम में है। सबसे पहले आपको यह बात तब आइडिया नहीं है कि प्रव्रज्या योग कोई सामान्य और साधारण योग नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि प्रव्रज्या योग का मतलब भिखारी हो जाना, गलत। प्रव्रज्या योग मुख्य बनता कहां है, पहले यह जानिए। प्रव्रज्या योग या तो दशम और एकादश में इसको मुख्य माना गया है। कहां माना गया है? कुंडली के दशम अथवा एकादश भाव में सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रव्रज्या माना गया है। बाकी के भावों में 4 से अधिक ग्रह प्रव्रज्या बना देता है। अब एक ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि व्यक्ति भगवा रंग का वस्त्र धारण करेगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी भी कुंडली में क्या सभी ऐसा किए हैं? जवाब है ना, ना। अरे भाई, जिस कुंडली में 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे और वो बलाबल के साथ, तो नृप योग हो गया। सीधी सी बात है, यह महानतम एक राजयोग बन गया और उसमें भी उन ग्रहों की युति से कई सारे राजयोग का निर्माण हो रहा होगा। प्रव्रज्या योग कोई सामान्य योग थोड़ी है, राजयोग है, जहां जातक अपने जीवन काल में हर सुखों का भोग करते हुए थक जाता है और उसको अंत में संन्यास ही समझ में आता। क्योंकि वैसे भी जब आप अति कमा लेंगे, अति सुख देख लेंगे, तो सुख से जी आपका उब जाएगा। तो प्रव्रज्या योग एक उच्च कोटि का राजयोग ही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई दरदर भिखारी वाला योग है। अब जिसकी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ होंगे तो दरदर भिखारी हो भी नहीं सकता। अगर वो ग्रह बलाबल के साथ हैं, हो भी नहीं सकता दरदर भिखारी, और वो भी दशम और एकादश में बना हुआ हो। तो ये महान राजयोग है। प्रव्रज्या शब्द का अर्थ है कि यहां पर त्याग देगा, परिव्राजक बनेगा, लेकिन वो भिखारी वाला परिव्राजक नहीं। कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा कि इतना धन है कि शांति से जीवन व्यतीत करें, अंत में केवल भजन, भाव, भक्ति, कथा इत्यादि में लगे हुए हैं। ये प्रव्रज्या हुआ। तो प्रव्रज्या का गलत अर्थ आप लोगों ने समझ लिया या आपने समझ लिया। प्रव्रज्या का वो अर्थ नहीं होता। रवि हंस जी ने पूछा है, सिंह लग्न में सूर्य नीच राशि 27 अंश और चंद्रमा कर्क में 21 अंश में है, कि मद्रुम योग है और 8वें घर से राहु की 5वीं दृष्टि है, चंद्र की दशा चल रही है, क्या मैं मोती पहन सकता हूं? चंद्र को 12वें का दोष है। वैसे तो चंद्रमा को 12वें का दोष नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप अपने प्रश्नों को जरा एक बार फिर से सुनिए। सिंह लग्न में सूर्य नीच राशि में, ठीक है, नहीं लग्न में ही बैठे हैं, सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं नीच राशि में, चंद्रमा कर्क में 12वें का स्वामी होकर के 12वें भाव में। अब लग्नेश नीच के हैं, कमजोर हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं विपरीत योग कमजोर पड़ जाएगा। अब 8वें घर से राहु की 5वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। देखिए, सिंह लग्न है क्या? सिंह लग्न अग्नि तत्वीय लग्न है और चंद्रमा जल तत्व। तो जब अग्नि तत्वीय लग्न में अग्नि तत्व के ग्रह मंगल हैं, इधर देखा जाए तो आपका 9वां भाव भाग्य भाव गुरु हैं, आप इनको बलाबल देकर के लाभ पहुंचा सकते हैं दशा के साथ। देखिए, एक आम तौर पर ज्योतिष के कुछ सामान्य, मैं सामान्य नहीं कहूंगा, वो भी अपने आप में जानकार ही होंगे, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती है वो कोई भी ग्रह उसका रत्न धारण करा देते हैं। ये जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि चंद्रमा की महादशा चली तो चंद्रमा का रत्न धारण कर लें, ये सर्वथा गलत है। मैंने इसका कितना सरल कई बार उदाहरण दिया कि ये वैसे ही है कि केंद्र में जिसकी पार्टी हो, आप चाहे किसी भी पार्टी से आते हो, केंद्र में जिसकी पार्टी हो उसकी पार्टी में सम्मिलित हो जाना, फिर 5 साल बाद उसकी पार्टी समाप्त होगी तो फिर दूसरी जो पार्टी थी उसमें चले जाना। तो इस तरह से आप दल बदलू होंगे और आपका कोई महत्व नहीं होगा। फिर हमें सिर्फ उस पार्टी को महत्व देना है जिसमें हम आते हैं। आप किस लग्न से संबंधित हो? सिंह लग्न से संबंधित हैं तो सिंह लग्न से संबंधित, यहां चंद्रमा कारक ग्रह है, अकारक नहीं है, परंतु इसकी भूमिका बहुत मजबूत नहीं है इस लग्न में, क्योंकि 12वें का स्वामी है वो, तो मजबूत भूमिका उसकी नहीं है। और वैसे भी अग्नि तत्वीय लग्न है और जल तत्वीय है चंद्रमा। आप अग्नि तत्व को बल दीजिए, मंगल को बल दीजिए, गुरु को बल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। सुरेखा सागर जी ने पूछा है कि मकर लग्न में सूर्य और उन पर शनि की 10वीं दृष्टि, 7वें भाव में स्वराशि के चंद्रमा और उस पर भी शनि की 5वीं दृष्टि, क्या तब यह योग बनेगा? यह मुझे लगता है कि उस दिन मैंने एक सूत्र बताया था, दुखदायी योग, इसके बारे में यह पूछ रहे हैं या रही हैं, सुरेखा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, नहीं,
उस सूत्र को ध्यान से समझिए, उस सूत्र में रहस्य था। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हुए तो ऑलरेडी वो चंद्रमा पीड़ित हो गया, अमावस्या के दोष से ग्रसित हो गया, वो चंद्रमा बहुत कमजोर हुआ। आपके केस में सूर्य पर भी चंद्रमा की दृष्टि है और शनि पर भी चंद्रमा पर भी, सूर्य पर भी और चंद्रमा पर, दोनों पर शनि की दृष्टि है। निसंदेह यह मानसिक अशांति और आत्मविश्वास में कमी लाने वाला है, लेकिन दुखदायी योग नहीं। वो तब होगा जब सूर्य चंद्रमा साथ और शनि की दृष्टि पड़ जाए। अगला प्रश्न है लक्ष्मी माहेश्वरी जी का। इन्होंने पूछा है सिंह लग्न तुला राशि, लग्न में मंगल 10 अंश, दूसरे भाव में बुध 24 और प्लस शनि 21 अंश, और तीसरे भाव में सूर्य 10 अंश, गुरु 0 डिग्री पर और चंद्रमा 11 अंश पर। तो चौथे भाव में शुक्र 27 अंश पर और छठवें भाव में 2 अंश पर केतु, 12वें भाव में राहु होंगे 2 अंश पर। भाग्य का सहयोग कितना मिलेगा? राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं। देखिए, अगर राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं तो ये कालसर्प आप इसे कह सकते हैं, यही कालसर्प है। हालांकि यहां भी देखा जाए तो छठवें में केतु और राहु है, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता, कालसर्प है। अब बारी आ जाती है भाग्य कितना प्रभावी होगा। सिंह लग्न की कुंडली में भाग्येश होता कौन है? तो सीधी सी बात है, मंगल होते हैं। और आपका कहना है कि वो मंगल लग्न में बैठे हैं, वो मंगल लग्न में बैठे हैं, तो सिंह राशि में जाकर के मंगल का बैठना, ऊपर से लग्न में अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो मेष राशि, यानी मंगल इतना बली है कि अकेले आपके भाग्य को सब कुछ देगा। तो भाग्य का साथ कितना मिलेगा? भरपूर मिलेगा। भाग्य का ही तो साथ मिलेगा इस कुंडली में, और क्या कहना है? भाग्य का ही साथ है। भास्कर राव जी ने पूछा है कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा षष्ठम स्थान में हो, पंचम स्थान में मंगल और शुक्र हैं और सप्तम भाव में राहु और बुध हैं, तो वहीं द्वितीय भाव गुरु हो, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अमावस्या योग के बारे में बताइए। अमावस्या योग वैसे ही है जैसे केमद्रुम, चंद्रमा को पूरी तरह कमजोर कर दिया सूर्य ने, यानी उनके प्रकाश को, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। वो भी चंद्रमा जब उनके सम्मुख उन्हीं की राशि पर आए, अस्त हो गए, तो चंद्रमा मन अर्थात मन बहुत कमजोर हुआ। तो अमावस्या दोष में जन्मे, अमावस्या की स्थिति में जन्मे बच्चों का मन बड़ा अशांत होता है, या जातक का मन बड़ा अशांत होता है। अब आपने प्रश्न पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा षष्ठम स्थान में बैठे हैं, ठीक है, तो कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम पति होकर के षष्ठम में चले गए। पंचम स्थान में मंगल और शुक्र की पंचम भाव में युति कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी ला देती है, चारित्रिक मन का भटकाव, और सप्तम भाव में राहु बुध युति है। तो सीधी सी बात है, राहु और बुध की युति कुंडली के सप्तम भाव में होना, बुध जो है बहुत मुश्किल में डाल देते हैं दाम्पत्य को। हालांकि इस लग्न में खराब ग्रह नहीं माने जाएंगे, वो तो रिजल्ट करने वाले हैं। और आपका कहना है कि द्वितीय भाव में गुरु हो तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निसंदेह यहां मतभेद पूर्ण वैवाहिक जीवन की कल्पना की जा सकेगी। मतभेद होगा दाम्पत्य जीवन में, मतभेद की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अविनाश स्वर्णकार जी ने पूछा है वृश्चिक लग्न की कुंडली के पंचम भाव में गुरु 23 अंश पर, शुक्र 25 पर और राहु 16 की युति है, धन की स्थिति कैसी रहेगी? वृश्चिक लग्न की कुंडली के पंचम भाव में गुरु, धनपति जाकर के पंचम में बैठ गए, और शुक्र 25 और राहु 16 की युति है, और इन सबकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। बहुत बढ़िया। निसंदेह देखा जाए तो वृश्चिक लग्न में गुरु कारक हुए, गुरु कारक हुए, और यहां पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर कही जाएगी आपके लिए। धन के दृष्टिकोण से यह बेहद कारगर स्थिति हुआ, और बहुत बढ़िया, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सुरभि देवस्थाली जी ने पूछा है मकर लग्न की कुंडली में तुला राशि तथा लग्न में ही गुरु चांडाल योग, गुरु युवा व राहु मृत अवस्था में हो तो क्या बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा? अभी 10 साल का है। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मकर लग्न की कुंडली और तुला राशि आपका कहना है भूमि तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि लग्न में ही अगर बैठे हैं गुरु, तो सीधी सी बात है नीच राशि में ऊपर से राहु के साथ पूरी तरह से पीड़ित हुए, तो ज्ञान का कारक तो पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। और कहीं अगर बच्चे को राहु की महादशा इत्यादि चल रही हो तब तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि पंचमेश की स्थिति क्या है, इसका भी जिक्र होता तो अच्छा है, लेकिन पंचमेश क्योंकि 2-3 सूत्र में हमेशा कहता हूं, भाव, भावपति, भाव कारक। तो पंचम भाव का स्वामी जो शिक्षा भाव है, पंचम भाव के स्वामी और पंचम के कारक देवगुरु बृहस्पति, तो पंचम के कारक तो पीड़ित दिखाई पड़े। अब आपको भाव और भावपति को देखना होगा, पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी को, अगर वो भी कमजोर हैं तब मुश्किल होगा।
तब कहीं ना कहीं जातक की शिक्षा में, बालक की शिक्षा में मुश्किलें आएंगी। गणेश जी की आराधना बच्चे से कराइए, मां सरस्वती की आराधना कराइए, ऐम इस बीज मंत्र का जब बालक से कराइए, इससे फायदा होगा। आदित्य किशोरे जिन्हें पूछा है, मेरी कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश बुध 18 डिग्री पर अस्त हो गया है और सूर्य 24 डिग्री पर हैं मेष राशि में। यह बुधादित्य योग का अच्छा प्रभाव मिलेगा या लग्नेश और द्वादश की युति का बुरा प्रभाव? कन्या लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध 18 डिग्री पर अस्त हो गए हैं, सूर्य 24 डिग्री पर पे हैं मेष राशि में। अब आपका कहना है कि कन्या लग्न की कुंडली, तो यहां पर मुझे लगता है कि आपके हिसाब से देखा जाए तो ये सीधी सी बात है कि ये अष्टम में प्रभाव चला जाएगा और अष्टम में जाकर के बुधादित्य योग अगर बन भी गया तो प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि लग्नपति जाकर के कुंडली में पीड़ित हो गए हैं। तो ये तो पीड़ित स्थिति है, ये पीड़ित स्थिति है और इसमें बुधादित्य योग का प्रभाव तो खैर कम हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। योग है, युति है, जोड़ है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत वीक होगा, बहुत कमजोर होगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है पारस त्रिवेदी। इन्होंने पूछा है, अगर वृषभ लग्न में शुक्र और चंद्र पंचम भाव में हो, बुध और सूर्य चतुर्थ भाव में हो और लग्नगत गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो कैसा फल रहेगा? क्या शुक्र का रत्न पहन सकते हैं? वृषभ लग्न में शुक्र और चंद्र पंचम भाव में है, ठीक है, बुध और सूर्य चतुर्थ भाव में है और लग्नगत गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो। देखिए, लग्नगत गुरु इस लग्न में कारक तो हुए नहीं, ये बात तो सत्य, आप जानते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और आपका पूछना है शुक्र का रत्न पहनना। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र के रत्न पहनने से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हां, अब यह जरूर है कि शुक्र की स्थिति क्या है। तो अगर आप वृषभ लग्न की कुंडली में देखें तो कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर तो जरूर हुए, लेकिन गुरु की दृष्टि का पड़ना, बुध का केंद्र में होना, आप चाहें तो रत्न धारण कर सकते हैं, रत्न से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले आप उपल ट्राई करिए, उपल से आपको फायदा मिले तब आप हीरा इत्यादि पर आगे सोचिएगा। और अगला प्रश्न राहुल जी का है। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न में ही गुरु 28 डिग्री पर मृत हैं, सूर्य 24 डिग्री पर हैं, बुध दूसरे भाव में 2 डिग्री पर मृत हैं और शनि वक्री होकर 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, गुरु की महादशा आने वाली है, क्या पुखराज पहन लेना उचित रहेगा? बिल्कुल वही अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया वैसे ही है, जिसका पार्टी केंद्र में हो उसमें चले जाइए। मिथुन लग्न में गुरु 28 डिग्री पर बैठे हैं मृत अवस्था में, जो बिल्कुल भूल कर भी आपको गुरु के रत्न नहीं, आप शुक्र को पहनिए, आप बुध को पहनिए, उनको बलि करिए, उससे आपकी कुंडली में सब कुछ मिल जाएगा। गुरु को क्यों आप छेड़ेंगे? गुरु को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको छोड़ दीजिए। रंजू मेहरा जी ने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र 6 अंश 40 कला मघा नक्षत्र है और गुरु 2 अंश 3 कला मघा नक्षत्र, दोनों ग्रह द्वादश भाव में हो तो कुंडली में शुक्र और गुरु कैसा फल करेंगे? देखिए, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र 6 अंश 40 कला और गुरु 2 अंश 3 कला, दोनों ग्रह द्वादश भाव में हो तो सीधी सी बात है, सिंह राशि में आपका कहना है कि ये दोनों ग्रह हैं, तो कन्या लग्न में पहले तो अंश बल आप देख लीजिए, पहले आपको अंश बल देख लेना है। अब 2 सूत्र बता रहा हूं क्योंकि कई चीजें आप लोग ही अपने आप से समझिए। चंद्र कुंडली कौन सी बन रही है? चंद्र कुंडली सूर्य से संबंधित तो नहीं बन रही है, जैसे मेष राशि तो आपकी नहीं है और आपकी राशि कर्क सिंह तो नहीं है, आपकी राशि वृश्चिक धनु और मीन तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बिल्कुल आपके शुक्र को वहां बलि करना होगा और शुक्र का वहां बहुत अच्छा फल मिलेगा। शुक्र उच्च कोटि का वहां राजयोग बनाएंगे और शुक्र से आपको फायदा मिलेगा। सिकंदर सिंह जी ने पूछा है, 6वें भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और उसमें कोई ग्रह ना बैठा हो और न ही किसी ग्रह की दृष्टि हो, इस भाव का फलादेश कैसा होगा? सीधी सी बात है, यह भाव सुप्त है और बहुत बढ़िया, इसको सुप्त ही रहने दीजिए, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बहुत बढ़िया है। 6वां भाव अगर सुप्त रहे तो इससे अच्छा क्या है? 6वां भाव सुप्त हो तो अच्छा ही है आपके लिए, चाहे वो रोग ऋण रिपु इन सबसे सुरक्षा मिलेगी। और आगे आपने पूछा है, अगर द्वितीय भाव में चंद्रदेव 12 अंश हो और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या मन अति भावुक होगा? जी हां, बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं अपने चंद्रदेव को बलि करना ही होगा। चंद्रदेव को बलवान करके ही आप लाभ ले सकेंगे जीवन काल में, नहीं तो मन का अशांत रहना, मन का भटकाव, यह सदैव जारी रहेगा जीवन काल में और इसके चलते आपको परेशानी होती रहेगी और इससे आपको दिक्कत होता रहेगा। एक और प्रश्न है कमल वाधवानी, जिन्हें पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है,
कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्न खाली हो और दूसरे भाव में शनि और शुक्र की युति हो और 12वें भाव में चंद्र मंगल गुरु की युति हो, तो यह पाप कर्तयोग का फल देगा या शुभ कर्तयोग का? बस ऐसे प्रश्न हो तो जवाब भी दूं। यही प्रश्न वो हैं जो कमेंट में 50 लोगों ने लिखा होगा, परंतु अब मैं उस समय वहां पर इतना बड़ा जवाब नहीं दे सकता, भूल जाऊंगा। यहां मैं दे सकता हूं, कईयों को फायदा होगा। ऐसा प्रश्न लोगों के काम आ सकता है, तो सबके लिए होगा, आपका भी काम बन जाएगा। अब देखिए कमल बाधवानी जी, बढ़िया प्रश्न है आपका। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न खाली है। अब आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सटीक प्रश्न है कि पाप कर्तयोग माने या शुभ कर्तयोग माने, क्योंकि दोनों ही योग बन रहा है। अब जरा पहले ये देखिए कि कर्क लग्न में कारक ग्रह कौन कौन है। तो कर्क लग्न में कारक ग्रह मंगल है, और यहां आपने प्रश्न लिखा है कि लग्न खाली और दूसरे भाव में शनि और शुक्र की युति और 12वें भाव में चंद्र मंगल गुरु की युति, चंद्र मंगल गुरु की युति। अब यहां लग्नपति खुद जाकर के 12वें भाव में बैठ गए हैं, लग्नपति खुद जाकर के 12वें भाव में बैठ गए। क्या स्थिति हुई? लग्नपति को 12वें का वैसे दोष नहीं हुआ, लेकिन अवयोग मैंने बताया कि इसका इतना ही दोष है कि जीविकोपार्जन में कष्ट लाता है। अब यहां अगर आप गौर करें तो शुक्र ने इधर और उधर चंद्रमा और गुरु ने, या गुरु ने अकेले मान लीजिए कि गुरु और शुक्र ने शुभ कर्तरी का प्रभाव तो जरूर देना है आपको, लेकिन लग्नपति का कमजोर अवस्था में चले जाना। अगर यहां यह बात नहीं होती, बात आपकी ऐसी होती कि चंद्रमा जाकर के 9वें भाव में बैठे होते, तब यहां पर आपको शुभ कर्तरी योग का ही विशेष फल मिलता। लेकिन यहां परिस्थिति यह है कि लग्नपति ही खुद जाकर के 12वें भाव में कमजोर हो रहे हैं, तो फिर उस अवस्था में कहीं ना कहीं पाप कर्तरी का थोड़ा प्रभाव मिलेगा और कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। नोट करिए, कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। हर कार्य में कहीं ना कहीं बाधा, और उसके बाद ही कार्य बन पाएगा। तो प्रभाव मिलेगा दोनों, शुभ कर्तरी का भी मिलेगा, लेकिन कम हो जाएगा शुभ कर्तरी का प्रभाव, पाप कर्तरी यहां प्रभावी हो जाएगा। इसके बावजूद इतने से सूत्र हल नहीं हुआ। आपको यह देखना चाहिए कि अंश बल में कलीब कौन बली है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए इधर बैठे शनि मृत अवस्था में हो, तब तो क्या तब भी पाप कर्तरी योग होगा? नहीं, तब फिर आप शुभ कर्तरी का फल देखिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि शुभ कर्तरी योग लगाने वाले ग्रह मृत अवस्था में है, या अंश बल में कमजोर है, 5 अंश पर, या 29, 25 से उधर, 24 से उधर अंश पर है, 30 तक, तो फिर पाप कर्तरी जागृत होगा। तो इन तीनों चीजों को मिलाइए और तब जाकर के रिजल्ट निकालिए। यह आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बार कुंडली में ग्रहों के अंश को देखिए और आसानी से आप निकाल लेंगे। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम बढ़िया आपको लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। ज्योतिष परिचर्चा के बारे में जो भी आपका ख्याल हो कमेंट कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।